प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो 26 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक के विषयों पर आधारित है और यह वस्तुनिष्ठ और विहंग अवलोकन पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर और विहंग अवलोकन का अर्थ है कि विहंग की तरह अवलोकन, सरसरी निगाह, केवल संक्षेप में विवरण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे विधि को हम लोग और देखते हैं हम लोग का यहाँ पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। रामदहा जलप्रपात नर्मदा नदी की सहायक नदी बनास पर स्थित है। दूसरा कथन है, स्थान इस जलप्रपात का भंवरखो गांव भरतपुर जनपद पंचायत दिया गया है। अब इस प्रश्न को पढ़कर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो साथियों, यह क्यों मैंने लिया है प्रश्न, इसको देख लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ये देख रहे हैं, यह रामदहा जलप्रपात के पास का ही क्षेत्र है और यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश के कुछ निवासी जो सिंगरौली से संबंधित थे, उनकी उस जल प्रपात में नहाने के दौरान मृत्यु हो गई थी और मुख्यमंत्री ने इस मृत्यु पर शोक जताया था और राहत एवं बचाव के कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का भी निर्देश प्रदान किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, सावधान, यहाँ नहाना सख्त मना है, फिर भी हम तो वही करते हैं जो नियम के उल्लंघन में हो। हम लोग मानते कहाँ हैं साथियों। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लिखने के बावजूद और वो नहाने गए और परिणाम क्या हुआ, ईश्वर के पास ही पहुंच गए। तो हमको नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम भी किसी दिन अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। तो इसीलिए ये जो रामदह जलप्रपात है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो रामदह जलप्रपात देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है और पूर्ण रूप से प्राकृतिक निर्मित यह झरना है। नदी के अपक्षय और अपर्दन का परिणाम ही जलप्रपात होता है। जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, कोई आपसे पूछ दे तो बस आप इतना कह देंगे कि नदियों के अपक्षय और अपर्दन से ही जलप्रपात का निर्माण होता है। नदी की जो तलहटी होती है उसकी संरचना एक समान नहीं होती, वहाँ चट्टानों की भिन्नता होती है। तो जो कठोर चट्टानें होते हैं वो तो बचे रह जाते हैं, लेकिन जो मुलायम चट्टानें होती हैं वह नदी के द्वारा, जल के द्वारा अपक्षय और अपर्दित होकर कहीं और बहकर चली जाती, पर परिणाम स्वरूप वहाँ गर्तों का निर्माण होने लगता है और एक लंबी अवधि के बाद हम लोग को वहाँ एक जलप्रपात दिखाई देता है। यह जो जलप्रपात है यह बनास नदी में स्थित है। ये आप इसका क्लोज व्यू देख रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि रामदहा जलप्रपात किस नदी में है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अगर अभी आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइए जरा देखते हैं। तो ऐसा है यहाँ पर, और यहाँ पर से ये जो भरतपुर जनपद है वहाँ से बनास नदी ऐसे निकलती है और इधर से जाती हुई सोन नदी में मिल जाती है। तो यह कौन सी नदी है, तो सोन नदी है और यह बनास नदी है। इसी बनास नदी पर रामदहा जलप्रपात स्थित है। तो हम लोग यहाँ अब इसको जान लेने के बाद आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। रामदहा जलप्रपात नर्मदा नदी की सहायक नदी बनास पर स्थित है, बिल्कुल सही है। स्थान भंवरखो गांव भरतपुर जनपद पंचायत, ये भी सही है। तो कौन सा विकल्प होना चाहिए कि दोनों कथन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे वाले स्लाइड्स को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रश्न दिया गया है, किताब वेलोसिटी मिस्ट्री के संदर्भ में सही नहीं है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को क्यों लिया गया है। तो ये देख रहे हैं, यह है पीयूष जायसवाल जी और यह गरियाबंद से हैं और मुख्यमंत्री इनको प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। ये जो पीयूष जायसवाल हैं ये सबसे कम उम्र के विश्व के पहले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 13 साल में ही PhD की डिग्री प्राप्त
प्राप्त कर ली। इससे पहले यह गौरव महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्राप्त था, लेकिन उनसे भी आगे चले गए हैं पीयूष जायसवाल जी, और इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी वो मिला हुआ है पुरस्कार। और इन्होंने किताब लिखी है वेलोसिटी मिस्ट्री, और जो वेलोसिटी मिस्ट्री किताब है उसका संबंध एस्ट्रोफिजिक्स से है। तो यहाँ देख रहे हैं यह अल्बर्ट आइंस्टाइन है, महान वैज्ञानिक रहे हैं। E = mc², जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट, न जाने विज्ञान के क्षेत्र में इनका कितना योगदान है। एक तरफ देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के समक्ष यह पीयूष जायसवाल जी अपने जो रिकॉर्ड है और अपनी किताब के साथ यहाँ पर तस्वीर खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी लिखी हुई है, आप यहाँ देख रहे हैं। यह एक अनुसंधान किताब है। अनुसंधान किताब का नाम है वेलोसिटी मिस्ट्री। कितने वर्ष के हैं? तो 14 वर्ष के हैं। और इनके किताब का विषय आप लोग जरूर ही अपने मस्तिष्क में बसा लीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्योंकि ये जो किताब का जो यह किताब है वेलोसिटी मिस्ट्री, आप इसके नाम से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इस किताब का विषय क्या है। तो आपको यहाँ सतर्क होना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि इस किताब का विषय क्या है। तो एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी की भौतिकी यानी जो खगोलिकी भौतिकी होती है, खगोल वस्तुओं की भौतिकी होती है, उसे हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में 2 वर्ड हैं, एस्ट्रोनॉमी है और फिजिक्स है। तो ऐसी फिजिक्स जिसका संबंध एस्ट्रोनॉमी से है, यानी कि पृथ्वी से परे वस्तुओं के बारे में है, खगोल की वस्तुओं के बारे में है। और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है यह गुरुत्वाकर्षण पर टिका हुआ है, और अगर इस गुरुत्वाकर्षण में अगर कोई परेशानी आती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो ये ब्रह्मांड भी तितिर बितिर हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी के 4 मूलभूत बलों में से एक है, और उन 4 मूलभूत बलों में से सबसे कमजोर बल है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण आज वैज्ञानिक ग्रेविटॉन नामक एक पार्टिकल को बताते हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र में और अनुसंधान की आवश्यकता है। इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान गरियाबंद है। और यहाँ सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेंगे। और इन्होंने देख रहे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री को बताया, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मान्यता प्राप्त जर्नल IJSER का मतलब क्या है? प्रिय आकांक्षियों, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। ये दरअसल शोध पत्रिकाएं होती हैं, इन्हीं में इनका कोई शोध जो पत्रिका प्रकाशित हुआ होगा, और इसी जर्नल ने इनको PhD की डिग्री 13 वर्ष में प्रदान की है। आइए अब इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, किताब वेलोसिटी मिस्ट्री के संदर्भ में सही है। यह किताब रसायन शास्त्र के तहत अणुओं की गति की रहस्य को सुलझाता है, गलत है। इस किताब का संबंध किससे है? तो एस्ट्रोफिजिक्स से है। एस्ट्रोफिजिक्स से है, तो यह कथन गलत है। इसके लेखक 13 वर्षीय बालक पीयूष जायसवाल जी हैं, तो यह सही है। पीयूष जायसवाल आने वाले प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, या वे परीक्षाएं जो वस्तुनिष्ठ आधारित होती हैं उनके लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वेलोसिटी मिस्ट्री के लेखक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 सही हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे मित्रों। और अगला प्रश्न देख रहे होंगे, ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं, दरअसल यह कृष्ण कुंज का लोकार्पण कर रहे हैं। कृष्ण कुंज के निगरानी के लिए, प्रबंधन के लिए, शीघ्र कार्यवाही के लिए हर नगर निगम में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्वों के वृक्षों को हर नगर निगम में न्यूनतम 1 एकड़ की जमीन पर पौधा
पौधारोपण करना था, कृष्ण कुंज का विकास करना था। छत्तीसगढ़ में नगर निकायों की संख्या 169 है, नगर निगम 14 है, नगर पालिका परिषद 13 है और नगर पंचायतों की संख्या 112 है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 169 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज की स्थापना की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव तो मैंने तैयार नहीं किया है, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 169 है। तो आगे चलते हैं। ये खबर लिखी हुई है कि उन्होंने विशेष अधिकारी, एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है कृष्ण कुंज की निगरानी के लिए, रख रखाव के लिए, समीक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। हाँ, तो आगे चलते हैं और यह एक प्रश्न आप देख रहे हैं, पोला त्योहार के लिए क्या सही होगा? यह त्योहार कमर छठ के पश्चात मनाया जाता है। गलत। यह अगर हम लोगों को त्योहारों को समझना पड़ेगा तो हम लोगों को सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा की गति को भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है मेरे साथियों, क्योंकि जो त्यौहार होते हैं वो आधुनिक अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर नहीं चलते। भारतीय जो त्यौहार हैं, भारतीय त्यौहार तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों पर आधारित होते हैं। तो इनकी गतियों को समझेंगे तभी इन त्यौहार के तिथि को, इन त्यौहार के महत्वों को, इन त्यौहार के अवधारणाओं को आप भली भांति आत्मसात कर पाएंगे। तो अभी सूरज होता है और सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है चंद्रमा। तो जो हिंदू कैलेंडर हैं वह चंद्रमा पर आधारित हैं और चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर 28-29 दिन में लगा लेता है। तो इस चक्कर लगाने के दौरान कभी वो यहाँ भी आता है, कभी वो यहाँ भी आएगा, कभी वो यहाँ भी आएगा। जब वो ठीक यहाँ पर आता है तो यह पूर्णिमा की रात होती है और जब वो यहाँ पर आता है तो यह अमावस्या की रात होती है, क्योंकि इधर वाले हिस्से पे रात होगा, इधर वाले पे दिन होगा, क्योंकि सूर्य इधर है। तो जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ वालों को दिखाई पूरे रूप से देगा, इसीलिए पूर्णिमा पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ वालों को तो दिखाई ही नहीं देगा और यहाँ वाले बोलेंगे अमावस्या की रात है। तो चंद्रमा यहाँ पूरा दिखाई दे रहा था, यहाँ आते आते दिखाई ही देना बंद हो गया। जब वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती जाती है और यहाँ आते आते तक पूर्णतः बंद होता जाता हो जाता है। और आप इस क्षेत्र में जान रहे हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे काला होता जा रहा है, इसीलिए ऊपर वाले को कृष्ण पक्ष अब यहाँ पूरा दिखना बंद हो गया है, लेकिन यहाँ गति करते हुए जब जाता है तो पूरा दिखाई देने लगता है, यानी कि काला से फिर से शुक्ल होने लगता है, इसीलिए इसे शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी या कमर छठ मनाया जाता है। हल षष्ठी या कमर छठ के दिन माताएं अपनी संतानों के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तत्पश्चात यहाँ अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है और पोला यहाँ पर मनाया जाता है। तो जो पोला है वह कमर छठ के पश्चात मनाया जाता है, तो यह तो सही ही लगता है। तो कमर छठ हल षष्ठी देख रहे हैं, उसके बाद बनाया जा रहा है। यह मुख्यतः कृषि पर्व है। जी हाँ, पोला के दौरान जो कृषि पशु होते हैं उनकी आराधना की जाती है। संपूर्ण भारतीय परंपरा में पशुओं की पूजा अत्यंत ही प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक पशुओं के प्रति हम लोग आभार और आराधना प्रकट करते आए हैं। पशुपति जो सिंधु घाटी के मुख्य देवता थे, उनका नाम ही पशु के नाम पर है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है आकांक्षियों, उनके इर्द गिर्द भी कई जानवर जंतु दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथी, एक सींग वाला गैंड और बाघ दिखाई देते हैं। तो जरूर हाँ, यह कृषि से संबंधित है। यह त्यौहार महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में भी मनाया जाता है। जी हाँ, महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, जिसमें अमरावती, बालाघाट, गोंदिया जैसे क्षेत्र आते हैं, उनकी सीमाएं
छत्तीसगढ़ से लगती हैं। तो जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं वह परंपरा को, लोक कथाओं को, लोक गीतों को, लोक त्योहारों को स्थानांतरित होने से नहीं रोक पाती। जो भौगोलिक भिन्नताएं होती हैं वो सक्षम नहीं होती हैं इन त्योहारों के, इन परंपराओं के संचरण को रोकने में। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और विदर्भ लगता है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रभाव तो पड़ना ही था। तो परिणाम क्या हुआ कि यह विदर्भ क्षेत्र में भी मनाया जाता है। तो यानी कि तीनों कथन सही हैं, यानी कि विकल्प चौथा सही होगा। ये प्रश्न आप देख रहे हैं तीजा पर्व के बारे में। भादो माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं तीजा पर्व को लेकर। तीजा पर्व के बारे में विचार कीजिए। भादो माह के कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। तो देखेंगे तो भादो माह कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, गलत। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, तीजा कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष तृतीय को, तृतीय कृष्ण पक्ष में भी आएगा, लेकिन तीजा का आयोजन भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को आयोजित किया जाता है, न कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय को। तो तीजा यहाँ पर मनाया जाता है। इसीलिए पहला कथन मुझे तो गलत ही नजर आता है। आप लोगों को भी आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो पांडुरंगा गेम हो जाएगा परीक्षा में। आगे चलते हैं। गणेश चतुर्थी के पश्चात छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। तो यह विकल्प तो सही आता है, नहीं ये भी विकल्प भी गलत नजर आता है, क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है गणेश चतुर्थी कब है, यहाँ पर भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तीजा के ठीक एक दिन बाद क्या होता है, तो गणेश चतुर्थी होता है। तो यह कह रहा है गणेश चतुर्थी के पश्चात आयोजित किया जाता है, तो ये भी गलत है। आगे देख रहे हैं, महिलाएं अपने पति के लिए करू भात ग्रहण करती हैं। जी हाँ, महिलाएं अपने पति के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के दीर्घ आयु के लिए वो व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और करू भात का ग्रहण करती हैं। इस दौरान भरेवा भी बनाया जाता है। किसका भरेवा, तो करेला का महिलाएं खाती हैं, आपस में पूजा करती हैं। यह जो त्यौहार है वह शिव पार्वती को समर्पित है। कभी पार्वती जी ने भी गंगा नदी के किनारे शिव जी की आराधना की थी और शिव जी ने खुश होकर पार्वती जी के साथ अपना जीवन यापन करने का निर्णय लिया था। तो महिलाएं भी अपने पति को शिव जी जैसे आयु प्रदान करने के लिए यह व्रत रखती हैं। तो ये केवल कथन 3 सही है, विकल्प चौथा ही सही नजर यहाँ पर आता है। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं नुआखाई पर्व के बारे में विचार कीजिए। उड़ीसा के पश्चिम भाग में यह उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, उड़ीसा का जो पश्चिम भाग है और उसका जो मुख्य नगरी है वो है संबलपुरी, और संबलपुरी संस्कृति का प्रभाव छत्तीसगढ़ में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग और उड़ीसा का पश्चिमी भाग एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो कुछ संस्कृति छत्तीसगढ़ की प्रवाहित होगी उड़ीसा की ओर और कुछ उड़ीसा की संस्कृति प्रवाहित होगी छत्तीसगढ़ की ओर। तो जो नुआखाई त्यौहार है उड़ीसा में मनाया जाता है। फसल कटाई के दौर शुरू हो जाते हैं और नया धान घर में आता है, तो उसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो विकल्प तो पहला कथन तो सही ही नजर आता है। इस नुआखाई का प्रभाव पूर्वी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी दिखलाई पड़ता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ तो बहुत ही गहन रूप से उड़ीसा की संस्कृति से जुड़ा होगा, चाहे वो बस्तर की दशहरा हो, रथ यात्रा हो और वहाँ की अन्य जो भाषा और बोली हैं वो भी, और जो देव हैं वो भी उड़ीसा से गहन संबंध रखते हैं। तो इस नुआखाई पर्व जिसको उड़ीसा के पश्चिमी भाग में भी मनाया जाता है, वह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और पूर्वी भाग में भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। जी हाँ, अभी आप देख रहे थे साथियों, देखिए एक चित्र 3 प्रश्न को हल कर दिया और बड़े ही आसानी से कर दिया। देख रहे हैं यह एकमात्र चित्र था
अगर आप थोड़ा सा संयम रखकर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा में जाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हैं। एक चित्र 3 प्रश्न, है कि नहीं बम्पर ऑफर। बम्पर ऑफर कौन लेना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग तो कहीं और भवसागर में फंसे रहते हैं। तो ये देख रहे होंगे। तो तीजा के बाद गणेश चतुर्थी, चौथा भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, भादो मास शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या आ जाएगा, नुआखाई। क्या आ जाएगा, नुआखाई। तीज आ गया, शुक्ल पक्ष तृतीय, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, शुक्ल पक्ष पंचमी आ गया नुआखाई। खा लीजिए नुआखा, बना लीजिए प्रश्न, सब सरल तो हैं। और अगर आप पोला के बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो पृथक रूप से वीडियो जारी किया गया है बीटी द्वारा, उसको आप जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। तो इसका ये जो ऑप्शन है इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसीलिए विकल्प दूसरा सही नजर आता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में खेल नीति जारी की गई थी 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। तो पहले जान लेते हैं कि इस खबर को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यह स्टैटिक पार्ट है। क्यों लिया है मैंने, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी एक किसी न्यूज़ समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रंगारंग कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने वहाँ 2-3 बातें कही हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के बारे में सरकार सोच रही है। ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के बारे में सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बोला कि जो ग्रामीण खेल कूद हैं उनको फिर से जीवित किया जा रहा है। ग्रामीण खेल कूद को फिर से जीवित किया जा रहा है। तीसरी बात कह रहे हैं, राज्य भर में प्रयास किया जा रहा है कि खेल अधोसंरचना का निर्माण हो। ये मुख्य बातें वहाँ पर की गई हैं। तो ऐसे में ये जो बातें कह रहे हैं ये सभी बातें छत्तीसगढ़ की खेल नीति में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ की जो खेल नीति है, छत्तीसगढ़ की खेल नीति 2017 में जारी की गई थी। उससे पहले हम लोग खेल को जान लेते हैं। खेल पॉलिसी या फिर यहाँ स्पोर्ट्स पॉलिसी अगर जारी की जा रही है मेरे मित्रों, तो ज़रूर यहाँ स्पोर्ट्स के कुछ आयाम होंगे और उन आयाम की महत्ता को हम लोगों को जानना अत्यंत ही जरूरी हो जाता है। जब तक उसके आयाम को हम लोग नहीं समझेंगे, बहुआयाम को, तब तक हम लोग उससे जुड़े तथ्यों को कभी भी आत्मसात नहीं कर सकते हैं। आपको तो लगेगा कि ठीक हो गया बहुत जल्दी, लेकिन जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, ध्यान में रखिए हमेशा आप। तो छत्तीसगढ़ की खेल नीति वर्ष 2017 की है। जो खेल होता है उस खेल का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह होता है स्वास्थ्य लाभ। आप जानते हैं कि जब खेल होती है, शारीरिक गतिविधि होती है, शरीर सक्रिय रहता है और शरीर में जंग नहीं लगता और हम रोगों से भी मुक्त रहते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण, इसमें शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है खेल के जरिए। जो व्यक्ति खेल नहीं खेलता वो उसका शारीरिक विकास समुचित नहीं हो पाता है। एक बात उन्होंने और कहा है यहाँ पर कि ये जो मोबाइल के आ जाने के कारण बच्चों में खेल की प्रवृत्ति में कमी होती जा रही है। मोबाइल के कारण इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने समाज को पूरी तरीके से तोड़ और मरोड़ दिया है। तो ऐसा ही खेल को भी इसने तोड़ा मरोड़ा है और मुख्यमंत्री जी इंजाम लगा चुके हैं मोबाइल पर। तो खेल एक तो स्वास्थ्य का विकास करता है, दूसरा यह महत्वपूर्ण रोल करता है मानसिक विकास में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं पूरा दिन खेलते ही रहते हैं बचपन में। तो जो गतिविधि वो पूरा दिन कर रहे हैं वही गतिविधि तो उन्हें सिखाएगी। तो खेल से मानसिक विकास होता है, रचनात्मक विकास होता है, सृजनात्मक विकास होता है, नए नवाचार सीखते हैं, खिलौनों को जोड़ना सीखते हैं, नए खिलौने बनाना सीखते हैं। 2-3 खिलौनों को जोड़कर पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे कि छत्तीसगढ़ में पिठूल खेला जाता है, तो जो खप्पर के टूटे फूटे जो मलबे होते थे उसी को तो जमाया जाता था ना, वो तो कचरा हो चुका था, लेकिन बच्चा ने उस कचरा में कंचन को देखा और उसको खेल में परिवर्तित किया। तो वो रचनात्मकता है, इनोवेशन है,
हाँ, और सृजनात्मक क्या होता है कि नई चीज़ों का निर्माण करना, नई खेल निर्माण करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। और क्या होता है तो नेतृत्व कौशल का निर्माण होता है, नेतृत्व कौशल का निर्माण होता है। इससे सामाजिक विकास भी होता है। बच्चे विभिन्न जाति धर्मों के, विभिन्न जाति धर्म के बच्चे एक साथ खेलते हैं तो इससे सामाजिक समरसता आती है। एक जाति दूसरी जाति के प्रति ये हमेशा संभाव रखती है। अगर आपको इस मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा और अगर आप क्रिकेट नामक खेल से परिचित होंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता में पाकिस्तान के प्रति कितना आक्रोश रहता है। नापाक इरादे से हमेशा भारतीय जो नागरिक होता है आशंकित होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान का नागरिक और निवासी भारत से आशंकित होता है। लेकिन जो खिलाड़ी साथ में खेलते हैं, विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा, हरफनमौला रविंद्र जडेजा, हरफनमौला हार्दिक पांड्या और पाकिस्तान के टीम के मुख्य खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को मैंने मैदान में गले मिलते हुए देखा। वो एक दूसरे से अपने विचार साझा कर रहे थे। तो यानी कि खेल ने उन दोनों खिलाड़ियों को जोड़ा है, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जोड़ा है। तो सामाजिक ताना बाना को भी सुधारने का कार्य करता है। इससे तो सांस्कृतिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक भी तो जुड़े होते हैं। बैल दौड़ प्रतियोगिता हो गया और जो गेड़ी पर चलते हैं हरेली के दौरान, और इससे क्या होगा, आर्थिक विकास भी जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास कैसे मित्रों कि अगर कोई खेल हो रहा है, क्रिकेट है तो बैट की कंपनी उत्पन्न होगी, बॉल की होगी। तो ऐसे जो पारंपरिक खेल हैं अगर वो उनके उत्पाद बाजार में लाए जाएं तो उत्पाद तो कोई ग्रामीण अंचल का ही व्यक्ति बनाएगा ना, तो इससे रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे और समाज का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक समुचित विकास सुनिश्चित हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ की खेल नीति 2017 जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में खेल अनुकूलित वातावरण का निर्माण करके राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। खेल विश्वविद्यालय निर्माण की बात की गई है, खेल महाविद्यालय की, खेल संगठन की, खेल अकादमी की बात की गई है, खेल अधोसंरचना जैसे प्रशिक्षण संस्थान, उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और सबसे जरूरी छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ बनाने की भी अवधारणा इस नीति में दी गई है। और यहाँ पर आइए प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। और तो ये देखेंगे हम लोग कि ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खेल नीति जारी की गई थी तो कब? 2017 में जारी की गई थी। आगे चलते हैं, ये देख रहे हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस विकल्प से है। छत्तीसगढ़ साथियों जानते हैं कि पूरे भारत भर में बहुत ही अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना की शुरुआत 18 फरवरी इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। आज इस योजना को 7वां वर्ष चल रहा है। इस योजना के तहत जब कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि जब किसान खेती करते हैं तो जब कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, पाला आ गया, आंधी आ गई, सूखा हो गया, तो किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो सरकार कहती है आप बहुत ही कम प्रीमियम पर हमारे पास बीमा करा लीजिए और जब आपका फसल नुकसान होगा तब हम आपको पैसे देंगे, आप आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे, हम आपका आर्थिक सहायता करेंगे। तो उसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ के लगभग 40.10 लाख किसान में 40.10 किसान में से लगभग मात्र 13 लाख किसान ही फसल बीमा योजना से जुड़ते हैं। इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो संख्या कैसे बढ़ेगी? जब जागरूकता फैलाया जाएगा। तो उसी जागरूकता को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े चीज़ों को, जुड़े तथ्यों को, जुड़े लाभों को, निष्कर्षों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें डोर टू डोर जाया जाएगा, घरों में जाया जाएगा, कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिससे
जिसमें किसानों को फसल बीमा योजना से संबंधित दस्तावेज जिसमें उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़कर बताया जाएगा और जागरूकता फैलाई जाएगी। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किस विकल्प से है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है। मित्रों, आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगला हम लोग का प्रश्न क्या है। ये देख रहे हैं धनौरा एवं मर्दापाल नवीन तहसील किस जिले में स्थित है? हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजा हैं, महाधिराज हैं, सर्व प्रमुख हैं, सारी शक्ति जिनके पास निहित है, मुख्यमंत्री साहब। एक राजा जैसे मौर्य काल में भी या मुगल काल में भी राजा कभी कभी जनता के बीच में जाके दौरे करते थे और वास्तविक स्थिति का जायजा लेते थे, लेकिन उस समय वह वेशभूषा और भयरूपिया के भेष में जाते थे। लेकिन वर्तमान में भी ऐसी गतिविधि होती है, परंतु अंतर बस यह है कि मुख्यमंत्री भयरूपिया नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर जाते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं और लोगों से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो फीडबैक प्राप्त करने के लिए कोंडा गांव पहुंचे थे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम जिसको कहा जाता है। तो उस भेंट मुलाकात कार्यक्रम जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने की एक अवधारणा है, उसमें मुख्यमंत्री ने ये धनौरा और ये जो देख रहे हैं मर्दापाल नामक नवीन तहसील के गठन का उन्होंने घोषणा किया था और वह घोषणा कहाँ किया था? तो कोंडा गांव में। तो ये भी विकल्प हमें सही नज़र आता है। आगे देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे तो ये महिलाएं इकट्ठे हैं, महिलाओं के साथ आपको कुछ बच्चे भी नज़र यहाँ पर आ रहे होंगे, बालक हैं। ये बालक हैं कि बालक ही हैं, क्योंकि बालक हम लोग किसको कहते हैं ये भी हम लोगों को समझ लेने की आवश्यकता है। नवजात कौन होता है? आकांक्षियों। शिशु कौन होता है? बाल कौन होता है? बालक कौन होता है? बालिका कौन होती है? किशोर कौन होता है? युवा कौन होता है? और वृद्ध कौन होता है? ये भी सभी अगर इस आय के मानक को अगर हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। मैं तो यहाँ उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले वीडियो में ज़रूर कभी करूँगा। आप लोग मुझे बस अपना सुझाव देते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं महिलाएं हैं। दरअसल यहाँ सितंबर में पोषण माह 2022 का आयोजन के लिए ये इकट्ठा हुई हैं। हमारे देश में कुपोषण की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ओवरवेट, स्तनपान की स्थिति बहुत ही नीची है। तो सरकार इनके संबंध में जागरूकता के प्रसार के लिए केंद्र सरकार प्रति वर्ष सितंबर के माह में एक महीने तक पोषण से संबंधित जागरूकता और गतिविधियां संचालित करता है। इसमें बच्चों के वजन का मापन भी किया जाता है। तो ये जो पोषण माह की शुरुआत सितंबर माह में की जाती है। तो सही उत्तर होगा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। और पोषण माह का आयोजन कौन करता है? ये देख रहे होंगे, ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी में इकट्ठा हुई हैं। और जो आंगनबाड़ी है सरकार के कौन से विभाग के तहत आता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत। पोषण माह को जमीन पर लेकर 2 ही लोग जा सकते हैं, या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मितानिन लोग। लेकिन यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो आंगनबाड़ी कर्ताओं की, उनकी सहायता मितानिन कर सकते हैं। तो इसको लागू कौन करेगा? तो महिला एवं बाल विकास विभाग। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बस सोचते रहिए और देखते रहिए, सब कुछ आपके दैनिक जीवन में हो रहा है। तो आंगनबाड़ी में जाएंगे सितंबर में तो आपको वहां बच्चों की भीड़ या समूह दिखाई पड़ेगा, सब वजन मापने के लिए, ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार ऊंचाई, स्टंटिंग, वास्टिंग, इन सभी के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं इस दौरान। तो ये दोनों प्रश्न हल हो गया है महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत। ये आगे देख रहे होंगे, जानकारी लिखा हुआ है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये आयोजित किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, महिलाओं और स्वास्थ्य, बच्चे एवं उनकी शिक्षा, जेंडर संवेदी जल संरक्षण और प्रबंधन सहित आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के लिए
परंपरागत आहार पर केंद्रित कई गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। इसमें गर्भवती महिलाओं का भी ध्यान रखा जाता है इस माह में, क्योंकि अगर गर्भवती महिला बीमार रहेगी, अगर वह स्वस्थ नहीं रहेगी तो आने वाली पीढ़ी भला कैसे स्वस्थ रह सकती है। तो अगर बच्चों की स्थिति को सुधारना होगा तो हमें गर्भवती महिला के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस बार के पोषण माह में विशेष बल दिया गया है कि जो हमारे स्थानीय स्वशासन के निकाय हैं ग्रामीण अंचल में, जैसे कि पंचायत, तो पंचायतों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है कि वह किस तरीके से ग्रामीण अंचल में पोषण की समस्या को एड्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें पंच, सरपंच और सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे चलते हैं। इस साल पोषण माह का मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर वजन एवं ऊंचाई का मापन किया जाता है, मैं चीज़ें बता चुका हूँ। मोहेला, मानपुर, अम्बागढ़, सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई नवीन जिलों का शुभ आरंभ किया गया है, सही विकल्प होगा। जी हाँ, इन तीनों जिलों पर मैं पृथक रूप से विस्तार से व्यवस्थित ढंग से आपसे बात करूंगा मानचित्र के साथ में। उसके लिए पृथक वीडियो जारी किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग को यहाँ जानना है कि ये जो मोहेला मानपुर है छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है, और यह जो सारंगगढ़ भिलाईगढ़ है यह 30वां जिला है, और ये जो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई है यह 31वां जिला है। तो आइए विकल्प को देखते हैं। 29 मोहेला मानपुर अम्बागढ़ सही है, 30 सारंगगढ़ भिलाईगढ़ ये भी सही है, तीसरा 31 नंबर का जिला कौन सा है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये भी सही है। तो यानी कि उपयुक्त सही है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन उचित होगा, तो विकल्प चौथा। ये तीनों भी सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है, तो विकल्प चौथा है। आइए चलते हैं। तो यह लिखा हुआ है 2 सितंबर को 29वां जिले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री, 3 सितंबर को 30वां जिला सारंगगढ़ भिलाईगढ़ का, और उसी दिन 2 बजे के बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का शुभारंभ करेंगे। आगे चलते हैं। साक्षरता सप्ताह कब से मनाया जाएगा और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो साक्षरता सप्ताह 8 सितंबर से 14 सितंबर तक मनाया जाएगा, लेकिन यह मनाया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसीलिए विकल्प 2 सही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो साक्षरता है उनका संबंध कहीं न कहीं इन तीनों विभाग से है। तो तारीख के साथ साथ आपको विभाग पर भी गौर फरमाना होगा, तभी आप सही मायने में परीक्षा को पूर्ण विश्वास के साथ पास कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है, प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम के लिए वातावरण निर्माण हेतु 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, और 8 से 14 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। साक्षरता सप्ताह का उद्देश्य सभी वर्गों का ध्यान नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की ओर केंद्रित होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यहाँ महत्वपूर्ण रहेगी। तो साक्षरता सप्ताह का तारीख आप अवश्य याद रखें। एक बात मुझे अचानक ही स्मरण हो गया कि ये जो आप पोषण माह पढ़ रहे थे, इस पोषण माह में जो बच्चे वजन त्योहार के दौरान छूट गए थे, जिनका वजन नहीं ले पाई थी आंगनबाड़ी कर्ताएं, तो उनके वजन इस दौरान लिए जाएंगे। तो वजन त्योहार छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया गया था, ये भी तो जान लेने की ज़रूरत है। तो 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ध्यान रखिएगा। जो बच्चे यहाँ छूटे थे उनका सितंबर माह पोषण माह में फिर से वजन लिया जाएगा, जो बच्चे पुराने थे जो छूट गए थे उनका भी लिया जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या विषय और हम लोग के पास। साक्षरता के बाद ये देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यहाँ छूट गया है, गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी स्थापित की गई है। कहाँ की गई है, तो इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी या फिर कला वीथिका, आर्ट गैलरी को कला वीथिका के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कला वीथिका आर्ट गैलरी कहाँ है, तो इंदिरा संगीत
कला विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कला वीथिका। इंदिरा से इंदिरा गांधी ही स्मरण होता है, इसीलिए मेरा यहाँ फंबल हो गया, इसके लिए भी माफ़ी ही चाहते हैं। तो यह कहाँ है? तो खैरागढ़ में है। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का नाम, आर्ट गैलरी यानी कला वीथिका का नाम है चक्रधर आर्ट गैलरी, गलत है। झाड़ूराम आर्ट गैलरी, गलत है। तीजनबाई आर्ट गैलरी, गलत है। सोनबाई रजवार आर्ट गैलरी, यह सरगुजा अंचल की एक प्रमुख लोक चित्रकार थी और उन्हीं के नाम पर उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह किया गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 3 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप कुलपति डॉक्टर चंद्राकर ममता चंद्राकर, ये भी एक लोक कलाकार है और बहुत ही प्रसिद्ध हैं, के निर्देश पर इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले की विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्वर्गीय सोनाबाई रजवार को समर्पित किया गया है। यह नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया परीक्षा में कि सोनाबाई जो लोक चित्रकार है उनका संबंध कहाँ से है? तो सरगुजा संभाग से है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो रजवार हैं वह सरगुजा संभाग में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा और वो कहीं नहीं पाए जाते हैं। आर्ट गैलरी का नाम उन्हीं के नाम सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है। ये थोड़ी सी जानकारी है सोनाबाई के बारे में, ये भी आप लोगों को जान ही लेना चाहिए। विस्मरणीय है कि स्वर्गीय श्रीमती सोनाबाई रजवार छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कलाकार थीं। भारत भवन के लिए जब प्रख्यात चित्रकार स्वामीनाथन सुंदर कला आकृतियों का संग्रह कर रहे थे तब वे स्वयं सोनाबाई से मिलने आए थे। राष्ट्रीय स्तर के देख रहे हैं तो गौरवान्वित होने का विषय है कि नहीं? जरूर है। नहीं हो रहे हैं तो कुछ समस्या है, चेक कराइए और मंथन करिए। सोनाबाई का अधिकांश समय घर आंगन में ही गुजरा और इसी दुनिया का सूक्ष्म अवलोकन कर उन्होंने चित्र में उतार दिया। तो जो हम करते हैं वहीं से सीखते हैं। जरूरत होती है तो बारीकी से देखने की। जब ये जो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये सब आपके जीवन में हो रहा है। मेरा शिक्षा का उद्देश्य वही है कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं आपके धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहलुओं में हो रही हैं, घटित हो रही हैं। एक बार आप बारीकी से देखना प्रारंभ तो करिए साथियों। आज प्रदेश की सबसे बड़ी कला गैलरी यानी कला वीथिका का नाम उनके नाम पर रखकर कला जगत की इस विभूति का बड़ा सम्मान हुआ है। तो ये भी आप जान रहे हैं। साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो इसमें है किरण पिसदा जी। किरण पिसदा जी का चयन हुआ है। किरण पिसदा जी को आप ये देख रही हैं, बड़े ही ताव से और चौकस से यह गेंद को पैर से मारने के लिए तैयार है और यह उनका पूर्ण तस्वीर है। ये देख रही हैं, आप देख रहे होंगे। और ये जो है नेपाल जाएंगी और यह खेलेंगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुश्री किरण पिसदा को नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री किरण पिसदा भारतीय टीम की ओर से फॉरवर्ड पोजीशन में खेलेंगी। भारत ग्रुप ए में है जिसका पहला मैच पाकिस्तान के साथ होगा और भी जानकारी लिखा हुआ है। तो ये स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में ये प्रशिक्षण ले रही थी और जानकारी है। यहाँ एक जानकारी और है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी बालक एवं बालिकाएं, यानी कि आपको यह जानकारी रखना है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? तो बिलासपुर में है। ये भी एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य है। तो साथियों, इस साप्ताहिक समसामयिक घटना जो वस्तुनिष्ठ और विहंग अवलोकन पर आधारित थी ये समाप्त होता है। मैं फिर अगले सप्ताह आप लोगों के साथ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एवं विहंग अवलोकन विषय को लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।